मेहमानों के सामने बेशर्म बेटी, संस्कारी बहू। आशा जब अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाकर अंदर आती है तो घर में खड़े कुछ मेहमान और पड़ोसी करिश्मा की ड्रेस देखकर बातें बना रहे होते हैं। अरे आशा बहन, इतनी ठंड में क्या जरूरत थी अपने बेटे की शादी करवाने की। देखो जरा, तुम्हारी बेटी का तो फैशन ही खत्म नहीं हो रहा। करिश्मा बेटा, तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? इतनी ठंड में भी तुमने ऐसे मॉडल वाले कपड़े पहने हैं और अपनी टांगे दिखा रही हो। आंटी जी, आप लोगों को तो फैशन का कोई सेंस ही नहीं है, और दूसरा कोई कुछ पहनता है तो उनकी ड्रेस देखकर बस बातें बनाने लगते हो। मैंने इस वन पीस के नीचे स्टॉकिंग डाल रखी है जिसे आप मेरी टांगे कह रही हो। चुप कर, तू बड़ी बेशर्म हो गई है। तुझे शर्म नहीं आती घर आए मेहमान और पड़ोसियों से इस तरह से बातें करते हुए? अरे बस करो, घर में 10 तरह के लोग हैं और तुम माँ बेटी कहीं पर भी शुरू हो जाती हो। रात काफी ज्यादा हो गई है और जितनी भी रस्में थी वो पूरी हो चुकी है, इसलिए आप सबसे भी हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब अपने घर चले जाइए। बहू सुमित, तुम दोनों भी अपने कमरे में जाकर अब आराम कर लो। और हाँ बहू, कल सुबह जल्दी उठना, ठंड ज्यादा है पर क्या करें, कुछ पुराने रीति रिवाज भी पूरे करने जरूरी है। कल तुम्हारी पहली रसोई है। हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि मेरी ननद मॉडर्न है और मेरे ससुराल वाले भी खुले विचार के होंगे, पर मेरी ननद तो बेशर्म निकली। उसे तो इतना भी डर नहीं कि मेहमानों के सामने किस तरह से बातें करनी है। इस लड़ाकू विमान से तो बच के ही रहना पड़ेगा। पहले ही दिन अपनी नंद का ऐसा रवैया देखकर दिव्या थोड़ी परेशान हो जाती है और कुछ ही देर में वो अपने पति के साथ अपने कमरे में जाती है। तुम यही सोच रही होगी ना कि मेरी बहन कितनी बेशर्म और कितनी बदतमीज है। अरे क्या करें, उसको समझाने का कोई फायदा ही नहीं होता। उसे जितना किसी चीज के लिए मना किया जाए वो उस काम को करने के लिए उतनी ही बेशर्मी पर उतर आती है। हम माँ को भी समझा समझा कर थक गए हैं कि 10 लोगों के सामने ऐसी बातें ना किया करें, पर माँ है कि समझती ही नहीं है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, वो घर में सबसे छोटी है ना, इसलिए लाड में थोड़ी बदतमीज हो गई है, पर देखना समय के साथ भी वो सुधर जाएगी। मुझे और पापा को भी यही उम्मीद है, इसलिए अब हमने कुछ बोलना ही छोड़ दिया है। और अगर माँ कभी बोलती भी है तो हम करिश्मा को तुम्हारा उदाहरण देते हैं, क्या पता उसे देखकर थोड़ी सी शर्म आ जाए। करिश्मा की बात करके दिव्या और सुमित हीटर चलाकर सो जाते हैं और सुबह 5 बजे अलार्म की आवाज से दिव्या उठती है। अच्छा हुआ जो रात में मैंने अपने फोन में अलार्म लगा दिया था, वरना इस ठंड में तो मेरी आंख ही नहीं खुलती। कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। पर दिव्या, तुझे अपनी पहली रसोई तो करनी ही होगी। दिव्या इतना बोलकर अलमारी से अपनी कुछ भारी साड़ी और गहने निकालती है और उन्हें देखकर उदास होकर खुद से कहती है, मैंने सोचा था कि मेरा ससुराल भी मेरी दोस्त की ससुराल जैसा होगा, जो मुझे ससुराल में किसी भी तरह की ड्रेस पहनने देगा। पर यहाँ जहाँ ननद जी की ड्रेस पहनने पर भी घर वालों को एतराज है, मुझे क्या ही अपनी मर्जी से पहनने देगा। अब तो जो माँ ने सिखाकर भी जाए उसी तरह से रहना होगा, वरना मुझे सब बेशर्म कहेंगे। इतना सब सोचकर दिव्या तैयार होकर रसोई में जाती है और कांपते हुए अपनी पहली रसोई के लिए खाना बनाने की तैयारी करती है। कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। इस ठंड में पानी भी कितना ठंडा है, छूने का दिल ही नहीं कर रहा। चावल रख दिए हैं, सब्जी बनने वाली है, आटा लगा देती हूँ। उसके बाद मूंग दाल का हलवा भी तो बनाना है और बस भटूरे भी बनने वाले हैं। जब अकेली दिव्या रसोई में खाना बना रही होती है तभी वहाँ उसकी सास आती है और अपनी बहू को अकेले रसोई में इतना सारा काम करते देखकर उससे कहती है, अरे बहू, माना कि आज तेरी पहली रसोई है और तू इतने सारे लोगों का खाना अकेली बना रही है। मुझे बुला लेती, अपनी ननद को कह देती। हाँ वो माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अकेली सारी चीजें संभालना सीखूं। वैसे भी आज नहीं तो कल इस घर की जिम्मेदारी तो पूरी की पूरी मुझ पर ही आनी है। और रही ननद जी की बात, तो कब तक उनसे मदद मांग लूंगी। और मुझे लगा कि शायद वो सो रही हैं, तो मैंने उन्हें परेशान करना जरूरी नहीं समझा, और ना ही आपको, क्योंकि रात में ही आपने मुझे रसोई और सारी चीजें बता दी थी, इसलिए कोई परेशानी भी नहीं हुई। भगवान ने कितनी संस्कारी बहू दी है मुझे। बहू इतनी संस्कारी और बेटी इतनी ही बेशर्म। कभी कभी तो मुझे शर्म आती है उस लड़की को अपनी बेटी कहते हुए। पता नहीं कैसे सुधरेगी वो। मुझे तो डर लग रहा है कि घर में इतने सारे मेहमान हैं, कहीं वो फिर से कोई बेशर्मी करने पर ना उतर आए। आशा अपनी बहू को पाकर इतनी ज्यादा खुश थी, वो अपनी बेटी से उतनी ही ज्यादा परेशान थी। कुछ ही देर में सभी खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। जब अकेली दिव्या सभी को खाना परोस रही होती है तो करिश्मा भी तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आती है। एक बार फिर उसकी मॉडर्न ड्रेस देखकर घर आए मेहमान खांसते हुए उससे कहते हैं, बुरा मत मानना भाभी, पर तुमने अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। शादी में भी ऐसी ही ड्रेस पहनी थी उसने, और घर में आज इतने मेहमान हैं और बहू की पहली रसोई है, फिर भी उसने ऐसे ही मॉडर्न ड्रेस पहनी है। और मैंने तो सुना है कि तुम्हारी बेटी नशे भी करती है। देखो कैसी बदबू आ रही है उसके मुंह से, ऐसा लग रहा है जैसे कि सिगरेट पी कर आई हो।
बुआ जी, मैं जानती हूँ कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ, पर एक सच बताऊँ, मुझे आपकी तरह ढोंग करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे तो ऐसी बिगड़ी हुई और बेशर्म कह रही हो जैसे कि आपका बेटा दूध का धुला हो। हम सबको पता है कि आपका बेटा पीता भी है और अपनी बीवी को मारता भी है। तो मुझे कुछ बोलने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो। करिश्मा, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। माफी मांगो अपनी बुआ से, वो इस घर की मेहमान है। मेहमान के आगे एक तो तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं, ऊपर से इस तरह की बेशर्मी दिखा रही हो। पापा, सारी गलती हमारी है जो हमने माँ को हमेशा चुप कराया और इसकी सारी जिद पूरी की। उसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी और नहीं खाना मुझे आप लोगों के घर का खाना। और हाँ, मैं रात को भी घर नहीं आऊंगी। मैं अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट करने के लिए जा रही हूँ। नहीं करिश्मा, ऐसा नहीं बोलते। तुम अभी गुस्से में हो। शाम को समय पर आ जाना और नाश्ता कर लो जो मैंने बड़े प्यार से बनाया है। आज मेरी पहली रसोई है। मैं तो बदतमीज और बेशर्म हूँ ना, तो फिर मैं क्यों आप लोगों की इतनी परवाह करूँ और क्यों सुनूं तुम्हारी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हे राम, कैसा घोर कलयुग आ गया है। बहू इतनी संस्कारी और बेटी इतनी बेशरम। करिश्मा किसी की एक नहीं सुनती और सभी को उल्टा जवाब देकर वहां से चली जाती है, जिस वजह से घर वाले अपने मेहमानों के सामने काफी शर्मिंदा महसूस करते हैं। कुछ देर में सभी मेहमान अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन करिश्मा के कुछ दोस्त उससे मिलने उसके घर आते हैं, जिसे देखकर आशा का पारा गर्म हो जाता है। बेटा, तुम लोगों को नहीं लगता कि अगर तुम किसी के घर जाते हो तो थोड़े ढंग की ड्रेस पहननी चाहिए तुम्हें? तुम लोगों के साथ रहकर मेरी बेटी भी बिगड़ती जा रही है। माँ, मैं जो भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। आप हर चीज में मेरे फ्रेंड्स को क्यों घसीट लेती हैं? और यहाँ वो लोग पढ़ाई करने के लिए आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है करिश्मा। मैं अभी तुम्हारी फ्रेंड के लिए कुछ खाने को बना कर लाती हूँ। आप सब कमरे में जाकर पढ़ाई करना शुरू कीजिए। बहू, तू बहुत भोली और बहुत मासूम है। ये लोग पढ़ाई करने के लिए नहीं, मजे मस्ती करने के लिए आए हैं, जो मैं घर में नहीं होने दूंगी। हाँ तो ठीक है, अगर आपको हमसे इतनी दिक्कत है तो हम लोग बाहर चले जाते हैं। फिर मत कहना कि रात को घर क्यों लेट आई है। आशा, तुम्हारी दिक्कत क्या है? अगर हमारी बेटी अपने दोस्तों के साथ घर में कुछ करना चाहती है तो ठंड का समय है। वो रात बेरात अगर घर नहीं आएगी तो तुम ही परेशान होगी। कोई बात नहीं बच्चों, तुम्हें जो भी करना है कमरे में आराम से करना, और अगर पढ़ाई करने के लिए आए हो तो पढ़ाई जरूर करना। विनोद की बात सुनकर करिश्मा मुंह बनाकर अपने दोस्तों के साथ अंदर चली जाती है, जहां वो सब अपने बैग से बियर की कुछ बोतलें निकालते हैं। कुछ ही देर में दिव्या, करिश्मा और उसके दोस्तों के लिए कुछ स्नैक्स बनाने के लिए रसोई में जाती है। वहीं कमरे में बैठी करिश्मा की दोस्त करिश्मा का मजाक बनाते हुए कहती है, यार, तू इस घर के ड्रामे को कैसे झेल लेती है? तेरी तो भाभी भी बिल्कुल तेरी माँ की तरह ओल्ड फैशन्ड है। बताओ जरा, अभी के टाइम पर साड़ी और सिर पर पल्लू रखकर कौन रहता है? और वो कैसे हमारी चापलूसी कर रही थी? तुम्हें नहीं पता, पर जो लड़कियां शॉर्ट ड्रेस पहने पार्टी करे, दोस्तों के साथ घूमे और अगर रात को घर ना आए ना, तो मेरी माँ की नजरों में वो बिगड़ी हुई लड़की होती है। और इस तरह की गंवार लड़कियों को ये लोग संस्कारी कहते हैं। वो सब तो ठीक है, पर हम पढ़ाई करने के लिए आए थे तो पढ़ाई भी तो जरूरी है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम 1 घंटा पढ़ाई कर लें, उसके बाद अपनी पार्टी शुरू करेंगे। वैसे भी तुम्हारी संस्कारी भाभी हमारे लिए कुछ बनाने के लिए गई हैं। जब करिश्मा अपने दोस्तों से बात कर रही होती है तो कमरे के बाहर हाथों में कुछ स्नैक्स, समोसे और चाय लिए खड़ी दिव्या उनकी सारी बातें सुन लेती है, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती और कमरे में उनका नाश्ता देकर बाहर चली जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन और बीत जाते हैं और अपनी नंद को अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीता देखकर दिव्या का भी दिल करता है कि वो भी उसकी तरह कभी शॉर्ट ड्रेस पहन सके और अपने पति के साथ भी बाहर घूमने के लिए जा सके। इसी के लिए वो रात डरते डरते अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हमारी शादी को 1 महीना हो चुका है और ठंड का मौसम है। मैंने देखा है कि शादी के बाद हर कोई ठंड में अपने पार्टनर के साथ बाहर जाता है, पर मैं तो कहीं नहीं गई। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी आपके साथ कभी शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर घूमूं। ये सब मेरी बहन की वजह से हो रहा है। मेरी बहन इतनी बेशरम है कि उसको देखकर अब तुम भी उसकी तरह बनना चाहती हो, पर हमें तुम ऐसे ही पसंद हो। माँ को इस घर के लिए ऐसी ही संस्कारी बहू चाहिए थी। अगर तुम भी करिश्मा की तरह बन जाओगी तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। और रही बाहर घूमने की बात, तो कभी समय मिलेगा तो हम पूरी फैमिली के साथ चलेंगे। हर किसी को संस्कारी बहू चाहिए, पर बहू के मन में क्या चल रहा होता है ये किसी को नहीं जानना। न मायके में खुलकर जी पाई और न ही ससुराल में कभी जी पाऊंगी। काश कि मैं भी अपनी ननद जैसी होती और अपने घर में लड़ झगड़ कर रह सकती, तो शायद मुझे ऐसा परिवार न मिलता। दिव्या अपने पति की बात सुनकर उदास हो जाती है और उस दिन के बाद फिर कभी दिव्या अपने पति से अपने मन की बात नहीं करती। देखते ही देखते कुछ हफ्ते और बीत जाते हैं और एक दिन जब दिव्या अपनी नंद के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसकी नंद बेड पर अपनी कई सारी ड्रेसेस रखे हुए हैं, जिन्हें देखकर वो अपनी नंद से कहती है, ननद जी, तुम्हारे पास तो एक भी ट्रेडिशनल कपड़े नहीं है।
हाँ भाभी, क्योंकि मुझे ऐसी ड्रेस पहननी ही नहीं है। कौन सी ड्रेस कहाँ कैसे पहनी जाती है वो बहुत मैं अच्छे से जानती हूँ। वैसे मेरी ये वाली ड्रेस देखो, ये मैंने अभी एक बार भी नहीं पहनी है। एक बार ट्राई की थी तो लूज लग रही थी, पर ये आपको फिट होगी। आप चाहो तो पहन सकती हो, भैया के साथ कभी बाहर जाओ तो पहन लेना। नहीं नहीं, मैं इस घर की बहू हूँ, मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहन सकती। अगर तुम्हारे भैया को या माँ जी को पता चल गया ना तो मुझे भी वो तुम्हारी तरह सुनाएंगे। आप भी मेरे परिवार वालों की तरह ही हो। आपसे तो ना मैं दोस्ती भी नहीं कर सकती और ना ही आपके साथ कहीं बाहर जा सकती हूँ। आपकी सोच में बिल्कुल गंवार इंसानों की तरह है। बने रहो हमेशा बहन जी, सही कहते हैं मेरे दोस्त। अपनी नंद की ऐसी बातें सुनकर दिव्या को काफी बुरा लगता है और वो उसके कमरे से चली जाती है। देखते देखते कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन उसे लेने के लिए उसके पिता सुरेश और भाई पवन आते हैं। अरे समधी जी आ गए आप बहू को लेने के लिए। आइए आशा बहू को बुला लो। समधी जी, इतनी ठंड में आने की क्या जरूरत थी? अरे ठंड कम होने देते तब बहू को लेने के लिए आ जाते। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? शादी को 1.5 महीने हुए हैं और बहू एक भी बार अपने मायके नहीं गई। आप रुके, मैं अभी बहू को आवाज देती हूँ। बहू कहाँ है? बाहर देख, कौन आया है तुझे लेने के लिए। आशा की आवाज सुनकर दिव्या अपने कमरे से बाहर आती है और अपने पिता और भाई को देखकर उनके गले लग जाती है। तभी हल्की नशे की हालत में करिश्मा भी घर आती है और अपने घर में मेहमानों को देखकर जोर जोर से हंसते हुए कहती है, अच्छा तो आज भाभी के रिश्तेदार आए हैं, भाभी अपने मायके जा रही है। कम से कम आज तो कुछ ढंग का पहन लेती। नैना जी, आपने ड्रिंक करी है, आपके अंदर से बदबू आ रही है। हाँ भाई, मेरे अंदर से तो बदबू ही आएगी ना। आखिर मैं बेशरम जो ठहरी और तुम संस्कारी। अब जाकर मोहल्ले को भी बता दो कि मेरी ननद ने ड्रिंक कर रखी है। अरे माफ करना समधन जी, कहना नहीं चाहता पर आपकी बेटी सच में बहुत बेशरम है। पता नहीं अपना ससुराल कैसे चलाएगी, कैसे बसाएगी। अभी मौका है आपके पास, अपनी बेटी को थोड़े अच्छे संस्कार दे दो। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। बेटी अपना सामान लेकर आ जा। और आप अपनी बेटी का साथ दीजिए। देखिए आज इसने हमारी इज्जत हमारे समधी के सामने भी उछाल दी। आशा नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं करिश्मा भी सोफे पर ही जाकर लेट जाती है। ये देखकर विनोद और सुमित को काफी बुरा लगता है और दिव्या अपने पिता और भाई के साथ अपने मायके जाती है। मायके जाने के बाद वो देखती है कि किस तरह उसके घर में उसकी नंद की ही बातें चल रही हैं। अगर मुझे पता होता कि मेरी बहन की नंद ऐसी बेशरम है तो मैं ऐसे घर में अपनी बहन की शादी ही नहीं करता। न सिर्फ वो शॉर्ट ड्रेस पहनती है बल्कि पूरी बिगड़ी हुई लड़की है। भैया, मेरी ननद इतनी भी बुरी नहीं है। अगर उन्हें उनके हिसाब से जीने दिया जाए तो शायद वो ये सब भी ना करे। वो बस थोड़ी सी मुंहफट है पर दिल की साफ है। हाँ बेटा, बहुत अच्छे से देखा हमने, कितनी शरीफ और दिल की साफ है तेरी नंद। अरे तुझे अपनी नंद जितना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। जो हमने सिखाया है उसको हमेशा याद रखना और मान मर्यादा में रहना। मायके में आने के बाद भी दिव्या को मान मर्यादा और अपने संस्कार न भूलने की बातें कही जाती हैं, जिसे सुनकर दिव्या परेशान हो जाती है और अपने कमरे में जाती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और जब दिव्या की सहेलियों को पता चलता है कि दिव्या अपने मायके आई है तो उसकी कुछ सहेलियां उससे मिलने उसके घर आती हैं। ठंड तो बढ़ती ही जा रही है। ये सब छोड़, ये बता तू कैसी है? शादी के बाद पहली बार मायके आई है। जैसे ही मुझे पता चला कि तू मायके आई है, मैं तो अपने पति और सास को डायरेक्ट फोन करके कह दिया कि मैं तुझसे मिलने के लिए अपने मायके जा रही हूँ और 2 दिन बाद ही आऊंगी। यार तू ऐसे ही बोलकर मुझसे मिलने ही आ गई। तेरे ससुराल वालों ने कुछ बोला नहीं क्या? और ये कैसी तूने ड्रेस पहन रखी है? क्या खराबी है इस ड्रेस में? भूल गई तू मैंने लव मैरिज करी है। और तो और मैं शुरू से ही जींस टॉप पहनती आ रही हूँ। हर तरह की ड्रेस पहनती हूँ। शादी से पहले भी मैंने अपने पति से कह दिया था कि शादी के बाद भी नहीं बदलूंगी। मेरे ससुराल वाले भी बहुत ओपन माइंडेड है। मेरी सास तो खुद किटी पार्टी करती है और मुझे भी साथ लेकर जाती है। बड़ा मजा आता है। और सच बताऊं, मेरी सास थोड़ी ड्रिंक भी करती है और मुझसे भी कहती है, पर मैं नहीं करती। इसलिए वो कहती है कि मैं बहुत संस्कारी हूँ। यार तेरा तो बहुत अच्छा है। मेरे ससुराल में तो इसका उल्टा है। क्या ही बताऊं, मेरी ननद मॉडर्न ड्रेस पहनती है तो और अपनी बात बेधड़क होकर सबसे कह देती है, इसलिए सब उसको बेशर्म कहते हैं। मुझे तो डर लगता है कि कल को मैंने ये सब कुछ बोल दिया तो कहीं वो लोग मुझे बेशर्म ना कहे। परेशान दिव्या अपनी सहेली की बात सुनकर सारी बात उसे बताती है, जिसे सुनकर अनीता दिव्या को भड़काती है। तेरे घर वालों ने तो तेरी शादी भी अपने जैसे ही घर में कर दी, पर मैं तो सैल्यूट करती हूँ तेरी ननद को। मैं तो कहती हूँ तू भी अपनी ननद जैसी बन जा। अगर कल को कोई तुझे बिगड़ा हुआ कहेगा भी ना तो सारा बिल तेरी ननद पर फटेगा। अपनी ननद की आड़ में तू भी बदलना शुरू हो जा। नहीं नहीं, मैं अपने फायदे के लिए अपनी ननद को और बदनाम नहीं कर सकती। उसने अभी तक मेरा बुरा नहीं चाहा है। वैसे भी अब मैंने खुद से समझौता कर लिया है और अब मुझे आदत भी हो गई है इसी तरह रहने की। हाँ, तो तू ऐसी ही संस्कारी बहू बनकर घूम।
अनीता के भड़काने पर भी दिव्या उसकी बातों में नहीं आती और कुछ ही दिनों बाद वो अपने ससुराल वापस जाती है। ससुराल आने के बाद वो कोशिश करती है कि अपनी नंद की तरह बनने की कोशिश करे, पर उससे पहले सुमित दिव्या से कहता है, दिव्या तुम अपना और मेरा सामान पैक कर लो। माँ और पापा ने भी अपनी पैकिंग कर ली है, करिश्मा भी हमारे साथ जा रही है, तो तुम कुछ इंडियन ड्रेसेस एक्स्ट्रा रख लेना। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दूसरों की शादी में भी हंगामा मचाएगी। दूसरों की शादी, सामान पैक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं जाना है क्या? माफ करना, तुम यहाँ थी नहीं और मैं तुम्हें बताना भूल गया। हम लोग कल मामा जी के घर जा रहे हैं, उनकी बेटी की शादी है, तो अब 4-5 दिन वहीं रहेंगे। सुमित के कहने पर दिव्या अपनी अलमारी से कुछ बाहरी साड़ियां और अपने पति की कपड़े बैग में पैक कर लेती है और अगले ही दिन पूरा परिवार मामा जी के घर जाता है, जहां मामा जी करिश्मा की ड्रेस देखकर हंसते हुए करिश्मा से कहते हैं, अरे भाई मानना पड़ेगा करिश्मा बिटिया को, पूरी दुनिया को ठंड लग सकती है पर करिश्मा को नहीं। मामा जी, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि माया और ममता ने कभी ऐसी ड्रेस पहनी ही ना हो। उन्हीं को देखकर मुझे ड्रेसिंग सेंस हुआ था, वरना माँ ने तो मुझे हमेशा सूट में ही ढक कर रखा था, जैसे कि कोई खजाना रखा हो। वो सब तो ठीक है बेटा, पर अब तुम सब बड़े हो गए हो। बचपन में कैसी भी ड्रेस पहन लो चलता है, पर जब शादी की उम्र होने लगती है तो इंसान को अपने अंदर बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं। अपनी भाभी की तरह थोड़ी सी संस्कारी बन जाओ ताकि ससुराल में बच सको, वरना ऐसी जुबान और ऐसी बेशर्मी वाली हरकतें करोगी तो कभी भी अपना खुद का घर नहीं बसा पाओगी। अरे जाने दीजिए, आपको तो पता है ना ये कहाँ किसी की सुनती है। जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे ही बेशर्म होती जा रही है। जब सभी करिश्मा को उसकी ड्रेस के लिए सुना रहे होते हैं तो करिश्मा मुंह बनाकर अंदर चली जाती है, पर दिव्या सबकी बात सुनती है और घर में जाकर औरतों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती है। वो चाय बनाकर सभी मेहमानों को देने लगती है, घर के काम करती है और सिर से पल्लू को सरकने नहीं देती, जो देख घर आई सभी मेहमान दिव्या की काफी तारीफ करते हैं। आजा बहन, बहू तो तुम बड़ी ही छांट के लाई हो, वरना आजकल के समय में इतनी संस्कारी बहू कहाँ मिलती है। बिल्कुल सही कहा तुमने, बेटी न सही पर बहू तो मेरी संस्कारी है बहुत। मैंने जैसे ही बहू चाहिए थी भगवान ने मुझे पूरा वैसे ही बहुत दिया है। हर किसी की जुबान पर बस दिव्या का ही नाम होता है और सभी दिव्या की वाहवाही करते हैं, जो सुनकर न सिर्फ दिव्या के ससुराल वालों को बल्कि दिव्या को भी काफी अच्छा लगता है। अगले दिन हल्दी की रस्म होती है और उसमें भी करिश्मा स्लीवलेस ब्लाउज और कट वाला लहंगा पहनती है, जिसे देख सभी तौबा तौबा करने लगते हैं। हाय तौबा तौबा, ऐसी लड़की है और इसके हाथों में पक्का बियर की बोतल होगी। अरे बहन, तुम्हें पता नहीं आशा की बेटी बड़ी ही बेशर्म है। इसके अंदर तो कोई शर्म या हया ही नहीं है। मैंने तो सुना है कि रात रात भर घर नहीं आती है, लड़कों के साथ घूमती है। ऐसा नहीं आंटी जी, मेरी ननद के हाथ में बियर नहीं कोल्ड ड्रिंक है और वो इतनी भी बुरी नहीं है। आप लोग उसके बारे में गलत समझ रहे हैं। हाँ बहू, तू तो ऐसा ही बोलेगी ना, हम समझ सकते हैं। अब जिसकी ननद बेशरम हो वहाँ संस्कारी भाभी क्या ही करे। छुपा ले बहू तू अपनी ननद के कांड, पर दुनिया वालों से कितना भी झूठ बोले सच तो सामने आ ही जाता है। मेहमानों के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर दिव्या को काफी अच्छा लगता है। वहीं करिश्मा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आंटी जी, आप क्या बोल रही हो? सब सुनाई दे रहा है मुझे। जितनी बेशरम और बेवकूफ मैं आप लोगों को लगती हूँ ना, उतनी हूँ नहीं। करिश्मा, तुम्हारी जिस तरह की हरकतें हैं ना, तुम अपने परिवार के साथ साथ हमें भी शर्मिंदा कर दोगी। यहाँ पर मेरे भी कोई रिश्तेदार आए हैं, इसलिए जुबान संभाल कर बात करो। माफ करना, आप लोगों को इस बेशरम को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। कहीं इसकी वजह से मेरी बेटी की शादी ना खराब हो जाए। इस लड़की ने तो मेरा जीना ही आराम कर दिया है। भाई, चाहती क्या है तू? कल मुही जीने देगी ना तू हम लोगों को कभी शांति से? आखिर आज मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो आप सब मुझे सुना रहे हो? मैं भी तो अपनी बहन की शादी एंजॉय कर रही हूँ ना। बस क्या मैं अपने हिसाब से अब अपनी बहन की शादी भी एंजॉय नहीं कर सकती? सारी गलती मेरी है। मैं दुनिया से लड़ सकती हूँ पर अपने घर वालों से नहीं, इसलिए आप लोगों से बात करना या आप लोगों के साथ बैठना ही बेकार है। करिश्मा, ये तुम क्या क्या बोल रही हो? यहाँ पर सब तुमसे बड़े हैं, तुम मेरे साथ चलो, तुम अभी बहुत परेशान हो। इतना बोलकर दिव्या जबरदस्ती करिश्मा का हाथ पकड़ती है और उसे खींचकर अंदर ले जाती है। अपनी भाभी की ये बदतमीजी देखकर करिश्मा उनसे हाथ छुड़ाकर कहती है, हाथ छोड़ो मेरा, मेरे सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। करिश्मा, मैंने क्या किया? तुम मुझसे क्यों चिढ़कर बात कर रही हो? मैंने तो तुम्हारी मदद करनी चाहिए। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम हर वक्त संस्कारी बनकर घूमती रहती हो। चाचा जी चाय ले लो, बुआ जी कॉफी पीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। तुम जितनी संस्कारी बनने की कोशिश करती हो ना, उतनी हो नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे मन में भी मॉडर्न बनने का सपना है, जो कि तुम कभी पूरा नहीं कर पाई और ना ही कभी कर पाओगी। ऐसा नहीं है करिश्मा, मुझे गलत समझ रही हो।
ऐसा ही है भाभी, आपको क्या लगता है मैंने आपको देखा नहीं है? जब मैं शॉर्ट ड्रेस पहनती हूँ और लोगों से बदतमीजी से बात करती हूँ तो आपके मन में क्या चल रहा होता है? अगर आज मैं बदतमीज हुई ना तो मैं अपने घर वालों की वजह से हुई हूँ, पर इतना है कि मैं जैसी हूँ वैसी ही सबके सामने। आपकी तरह मैंने अपनी इच्छाओं को मानने की कोशिश नहीं की। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहती है ना तो खुलकर जीना सीखो। कल मेहंदी है, मेहमानों को दिखा दो कि जरूरी नहीं जो शॉर्ट ड्रेस पहनता हो वो बेशर्म ही होता है। मेरा साथ दो भाभी। तुम सही कह रही हो करिश्मा, मैंने हमेशा यही सोचा था कि मैं खुले विचारों वाली बनूं। मुझे भी एक ऐसा ससुराल मिले जहां मुझे किसी चीज के लिए कोई रोक टोक ना हो, पर हमेशा मैंने अपनी इच्छाओं को मारा और यहाँ भी लोगों को खुश करने के लिए संस्कारी बनकर बैठी हूँ। दिव्या अपने सपने और अपनी इच्छाओं के बारे में अपनी नंद को बताती है और इस तरह नंद भाभी के बीच की सारी दुनिया खत्म हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन होता है और उस दिन करिश्मा अपनी भाभी को अपनी कुछ ड्रेसेस दिखाती है। भाभी ये देखो, ये गाउन आप पर बहुत अच्छा लगेगा। ये ऑफ शोल्डर भी है, बस इसमें बाजू नहीं है और पैर के पास लंबा कट है, पर ट्रस्ट मी ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। पहली बार ऐसी ड्रेस पहनूंगी करिश्मा, मेरा साथ देना। कई लोगों ने अगर मुझे भी बेशरम कहा तो मैं हूं ना, आप डरो मत, मैं सबको संभाल लूंगी। पहली बार अपनी नंद पर विश्वास करके डरी घबराई दिव्या मॉडर्न स्टाइलिश गाउन पहनती है। जब दोनों नंद भाभी मेहंदी के फंक्शन में आती हैं तो सभी मेहमान नंद भाभी को देखकर हैरान रह जाते हैं और सुमित दिव्या को डांटने लगता है। दिव्या, ये तुमने कैसी ड्रेस पहनी है? जाकर साड़ी पहनो और सिर पर पल्लू रखो। घर में बहुत काम भी है, घर आए मेहमानों को तुम्हें ही संभालना है। क्यों? घर आए मेहमानों को भाभी ही क्यों संभालेगी? और क्या खराबी है इस ड्रेस में? क्या ये पूरी नहीं है? क्या साड़ी पहनने से कोई संस्कारी होती है? और रही मेहमानों की बात, तो हम भी यहाँ मेहमान बनकर ही आए हैं। ये लो, कल बहू अपनी ननद को लेकर गई थी समझाने के लिए, पर लगता है ननद ने ही उसे समझा दिया। हाँ भाई, सही है ये दोनों का। बस कीजिए आप लोग, क्या खराबी है इस ड्रेस में? ना मेरी ननद गलत है, ना वो बेशरम है, और ना ही मैं इस ड्रेस में भी आप लोगों की इज्जत कर सकती हूँ। और आप मुझे ही क्यों इतना सुना रहे हैं? यहाँ पर और भी लड़कियां आई हैं, उनकी ड्रेस देखो। और मामी जी, आपकी दूर की बहू भी तो आई हैं, उनकी ड्रेस भी देखो। उन्होंने तो पल्लू भी नहीं रखा सिर पर, वो भी तो आखिरकार इस घर की बहू हैं। फिर इतना भेदभाव क्यों? क्योंकि वो लोग विदेश से हैं तो कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं और हम यही रहते हैं इसलिए लोगों की गुलामी करें? मैंने तो अपने लिए हमेशा लड़ाई लड़ी भैया, आप तो कम से कम भाभी का साथ दो। आप बाहर जाते हो, लोगों को देखा है आपने, फिर भी इस तरह क्यों कर रहे हो भाभी के साथ? और रही बात मेरी, तो ऐसा परिवार मैं अपने लिए कभी नहीं चुनूंगी। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने अपने लिए लड़का देख रखा है और उनका परिवार आप लोगों से लाख गुना अच्छा है। मैं जैसी हूँ उन्हें वैसी ही पसंद हूँ। करिश्मा और दिव्या की बातों का वहां खड़े किसी भी आदमी के पास कोई जवाब नहीं होता। सब उसकी बातें सुन रहे होते हैं। तभी दुल्हन उन लोगों से कहती है, आप लोगों को पता है, बहुत कम बहू और लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने घर परिवार से लड़कर अपने सपने और अपनी पसंद को पूरा कर पाती है। वरना आप जैसे परिवारों की वजह से कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो सूली पर चढ़ जाती हैं या फिर गलत कदम उठाती है। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि अब कोई बेशरम ना बने तो अपनी सोच बदलो। जब निकिता इस तरह की बातें करती है तो उस सबकी गर्दन शर्म से झुक जाती है। उसके बाद दोनों नंद भाभी और दुल्हन एक साथ मेहंदी के फंक्शन को एंजॉय करती हैं। अगले दिन निकिता की शादी हो जाती है और पूरा परिवार घर आता है, जहां सुमित अपने परिवार के सामने दिव्या से कहता है, मुझे पता है तुम हमारी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दोगी, इसलिए तुम जैसे चाहो वैसे जीना। और करिश्मा तू भी, माँ तुझे भी अब बेशरम नहीं कहेंगी और ना ही किसी को कहने देंगी। आप सच कह रहे हैं, तुम सही कहती थी करिश्मा। अगर मैं आज अपने लिए नहीं बोलती तो मैं कभी नहीं बोल पाती। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है। सुन रही हो ना तुम, तुम्हारे भैया ने क्या कहा? सुमित की यह बात सुनकर दोनों नंद भाभी काफी खुश होती हैं और उसके बाद वो लोग खुलकर अपनी जिंदगी जीते हैं। वहीं भाषा और विनोद को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी करिश्मा को अब से किसी भी बात के लिए बोलना छोड़ देते हैं और पूरा परिवार अब अच्छे से रहता है।